कमांडो खालिद बोला, तुम इस टारगेट को देख चुके हो। अगर तुम समझते हो कि हम दोनों वहाँ अपना मिशन कामयाबी से पूरा कर सकेंगे तो हम अपने साथियों को पीछे बिठा जाएंगे। मैंने कहा, आर्मी में अपनी सर्विस के दौरान हम कमांडो पार्टी लेकर अपनी मिशन पर जाया करते थे। मुझे इसका तजुर्बा है। मुझे मालूम है कि हम दोनों इस कमांडो ऑपरेशन के लिए काफ़ी होंगे। हम रात की तारीकी में चले जा रहे थे। ये जंगल का इलाका नहीं था, खेत थे, कहीं झाड़ियों वाले मैदान आ जाते थे। हम 2 घंटे चलते रहे और देवगढ़ पहुंच गए। वहां से हमें रात के पिछले पहर 3 बजे एक मुसाफिर ट्रेन मिली जो झांसी जा रही थी। झांसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में हमारे साथी मुजाहिद साधुओं के भेष में हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें देख लिया था। वो सारे के सारे हमारी तरफ नहीं आए, सिर्फ एक मुजाहिद हमारे पास आकर बैठ गया। कमांडो खालिद ने इसे बताया कि यहाँ से हम भोपाल जा रहे हैं। भोपाल से आगे जुनूब की तरफ हम दोनों अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। मुजाहिद साथी हिदायत लेकर चला गया। हमने वहाँ दोपहर का खाना खाया। 3rd क्लास का मुसाफिर खाना था। वहाँ पुलिस के संतरी नहीं थे। पुलिस से मुझे और कमांडो खालिद दोनों को चौकन्ना रहना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा खतरा हमें भारतीय इंटेलिजेंस से था, जो सिविलियन कपड़ों में किसी भी जगह मौजूद हो सकते थे। भोपाल को जाने वाली गाड़ी तीसरे पहर रवाना होने वाली थी। हम मुसाफिर खाने में ही एक तरफ होकर बैठ गए। तीसरे पहर हम झांसी से भोपाल की तरफ रवाना हो गए। भोपाल वहाँ से काफ़ी फासले पर था। हम आधी रात के बाद पहुँचे। हमारे मुजाहिद साथी अपने तौर पर ट्रेन से उतरकर खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। मैं और कमांडो खालिद अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। एक जगह हम एक दूसरे से आन मिले और एक रक्शे में बैठकर अपने खुफिया ठिकाने से काफ़ी दूर रक्शे को छोड़ दिया। खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर हम दोनों सो गए। दूसरे रोज़ हमने महादेव आश्रम पर कमांडो अटैक के बारे में प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने कमांडो खालिद को आलोप नगर की खंडर नुमा इमारतों के सारे हुदूद अरबा का नक्शा बनाकर समझाया। महादेव के आश्रम के बारे में पूरी तफसील से बताया। कमांडो खालिद एक एक पॉइंट पर बार बार गौर करता और मुझसे मालूमात हासिल करता रहा। उस रोज़ आसमान पर सुबह ही से बादल छाना शुरू हो गए थे। कमांडो खालिद ने ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है रात को बारिश शुरू हो जाए। बारिश में आश्रम की इमारत के इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें और टाइम बम लगाने में हमें दुश्वारी पेश आ सकती है। मैंने कहा, अगर बारिश वाला मौसम बन गया तो हम कमांडो ऑपरेशन एक दिन और आगे डाल देंगे। मगर शाम के वक्त बादल जिधर से आए थे किसी तरफ चले गए और आसमान साफ हो गया। हमने अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी। 2 मुजाहिदों को ज़रूरी गोला बारूद लेकर खूनी जंगल की सरहद तक हमारे साथ जाना था। इससे आगे मुझे और कमांडो खालिद को अकेले ही आलोपनगर और आश्रम तक सफ़र करना था। हमने 6 बारूदी सुरंगें, 12 टाइम बमों की बारूदी स्टिकें जो बंडलों की शक्ल में थी और 8 हैंड ग्रेनेड अपने साथ ले जाने थे। इस तमाम असले को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमने प्लास्टिक के एक थैले में डालकर एक तरफ रख दिया। हमारे पास एक पिस्तौल, कमांडो चाकू और एक स्टीन गन ही काफ़ी थी। जैसे ही शाम का अंधेरा ज़रा गहरा हुआ तो हम अपने खुफिया ठिकाने से निकल पड़े। हमारा एक मुजाहिद असले का थैला लेकर पहले ही टारगेट की तरफ रवाना हो चुका था। वो इस वक्त भी साधु के भेष में था। भारत में ये भेष बड़ा करामत था और किसी साधु पर कोई कम ही शक करता था। वैसे भी साधु, जोगियों और सन्यासियों से लोग डरते थे कि कहीं ये कोई बद्दुआ न दे दे। हिंदुओं का ये अकीदा है कि साधु और जोगी की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैं और कमांडो खालिद एक स्कूटर पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुए थे। हमें जो खंबा गाँव जाना था वहाँ से आगे महादेव के आश्रम को जाने वाला खूनी जंगल शुरू हो जाता था। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी कि हम चौखंबा गांव पहुंच गए। स्कूटर को हमने एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया और पैदल ही झाड़ जंकाड़ वाले मैदान में से गुजरने लगे। दूर खूनी जंगल के दरख्तों की कतार नजर आती थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। खूनी जंगल की सरहद पर आकर हम रुक गए। हमारा साथी मुजाहिद पहले से वहाँ पर मौजूद था। हमने इसे असले का थैला ले लिया। मैंने थैला अपने कांधे से लटका लिया। मुजाहिद को वापस भेज दिया। यहाँ से मैंने कमांडो खालिद को वो हिदायत दी जो खूनी जंगल में दाखिल होने से पहले इसके गोश गुजार करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने इसे कहा, कमांडर, अब हम खूनी जंगल में दाखिल हो रहे हैं। तुम्हें हर हालत में मेरे बिल्कुल साथ रहकर चलना होगा। जहाँ मैं रुकूंगा रुक जाना, जहाँ मैं कहूँ बैठ जाना। मुझसे एक कदम भी दूर मत होना। मेरे जिस्म से निकलने वाली ख़ास जड़ी बूटियों की बू सांपों, मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों से तुम्हें भी महफूज रखेगी। जहाँ कोई दलदल आई मैं तुम्हें पहले ख़बरदार कर दूंगा। कमांडो खालिद बड़े गौर से मेरी हिदायत सुनता रहा। कहने लगा, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा।
हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, खुदा से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और खूनी जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में तारीकी थी। कमांडो खालिद बिल्कुल मेरे साथ लगकर चल रहा था। अभी दरख्त इतने गुंजान नहीं थे, मगर अंधेरे में गौर से देख देख कर रास्ता तलाश करना पड़ रहा था। कोई आध घंटा चलते रहने के बाद पहली दलदल आई। मैंने दूर ही से दलदल की खास बू सूंघ ली। मैंने कमांडो खालिद को खबरदार करते हुए कहा, आगे खौफनाक दलदल है, तुम अब मेरे पीछे पीछे चलोगे। इसने ऐसा ही किया। कोई 20 कदम चलने के बाद अंधेरे में मैंने दलदल को देखा और कमांडो खालिद को भी दिखाई और कहा, इस दलदल में सालम के सालम हाथी गायब हो जाते हैं। कमांडो खालिद अंधेरे में गौर से दलदल को देख रहा था, जो छोटे से स्याह खेत की तरह थे। वो कहने लगा, दलदल ऊपर नीचे हो रही है। मैंने कहा, यह सबसे ज़्यादा हलाकत खेज दलदल है। कोई आदमी या जानवर इसमें गिर जाए तो इसके बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दलदल इसे चंद लम्हों में अपने अंदर खींच लेती है। हम वहाँ से आगे चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल के दरख्त करीब से करीब तर होते जा रहे थे। अचानक एक जगह से मुझे 3-4 सांपों की खौफनाक फंकारें सुनाई दी। कमांडो खालिद रुक गया। मैंने कहा, कमांडर चलते चलो, रुकना बिल्कुल नहीं, मेरे साथ लगकर चलो, ये सांप हमारे करीब नहीं आएंगे। रात की तारीकी में सांप हमें दिखाई नहीं दिए, मगर इनकी फंकारों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हम आगे बढ़ते गए। सांपों की फंकारें पीछे रह गईं। दरख्तों की वजह से जंगल का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। एक जगह किसी जानवर की लंबी सिसकारें सुनाई दी। कमांडो खालिद अलर्ट हो गया। मैंने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कमांडर, ये तालाब वाले मगरमच्छ हैं। उन्होंने मेरे जिस्म से निकलने वाली बू महसूस कर ली है। ये हमारी तरफ नहीं आएंगे। साथ ही हमें मगरमच्छों के पानी में छलांगे लगाने की आवाज़ें आईं। इसके बाद इनकी सिसकारें बंद हो गई। कमांडो खालिद कहने लगा, मैं हैरान हूँ कि भोपाल में ऐसा ख़तरनाक खूनी जंगल भी मौजूद है। हमने इतना ज़रूर सुन रखा था कि मध्य प्रदेश में जंगल का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ शिकारी भी जाते हुए डरते हैं। मैंने कहा, यही वजह है। ये शैतान महादेव ने इस जंगल में एक जगह अय्याशी के लिए अपना आश्रम बनाया हुआ है। उधर मध्य प्रदेश की पुलिस भी आते हुए खौफ खाती है। कमांडो खालिद ने कहा, पुलिस को ज़रूर इस शैतान महादेव ने अपने साथ मिला लिया होगा, वरना वो कभी इतनी आज़ादी से यहाँ बैठकर आसपास की औरतों की इज्जतों से नहीं खेल सकता। हम धीमी आवाज़ में बातें करते दरख्तों में रास्ता बनाते चले जा रहे थे। एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने हंटर हवा में लहराया हो। मैंने कमांडो को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, ये आदमखोर झाड़ियाँ थी जो मेरे जिस्म की बू पाकर ऊपर की तरफ चली गई हैं। कमांडो खालिद अंधेरे में ऊपर दरख्त की झाड़ियों को तकने लगा। हैरान होकर बोला, ये बातें अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, यह कुफर है, शिरक है, मैं तो इसमें फंस गया हूँ, तुम इसे ना ही समझो तो अच्छा है। गुंजान दरख्त आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होने लगे थे। अंधेरे में हमें दरख्तों और झाड़ियों के खाके नजर आ रहे थे। मैं दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि अभी मुझ पर सांप के मंत्रों का हमला न हो। मैं सांप बन जाने की सूरत में कमांडो खालिद की इतनी मदद नहीं कर सकता था जितनी मदद इंसान की हैसियत से कर सकता था। हमें सिर्फ शैतान सिफ्त महादेव को ही हलाक नहीं करना था, बल्कि इसके सारे के सारे आश्रम को बारूद से उड़ाना था। और इस मिशन के लिए मेरा इंसानी शक्ल में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी था। अभी तक मेरे सांप की शक्ल इख्तियार करने के कोई आसार नहीं थे। न मुझे कोई चक्कर ही आया था और न मुझे किसी भी जगह अपने जिस्म का बोझ हल्का होता महसूस हुआ था। आपको मैं बयान कर चुका हूँ कि जब मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार करने वाला था तो पहले मुझे चक्कर आता था, इसके बाद मेरे जिस्म का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता था। जब मैं सांप से वापस इंसानी शक्ल इख्तियार करता था तो सबसे पहले मुझे हल्के हल्के झटके लगते थे, फिर एक ज़ोर से झटका लगता था और मेरा जिस्म इंसानी शक्ल में वापस आ जाता था। ये एक ऐसा हैबतनाक तजुर्बा था कि जिसके तस्वुर से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल का घनापन कम हो गया। एक तरफ से बिन मानस के खरखर करने और अपना सीना कूटने की आवाज़ आई। कमांडो खालिद रुक गया। ये कैसी आवाज़ है? मैं समझ गया था कि ये बिन मानस है जो जोगन माया देवी का खामद भी है, और मुझे ये भी मालूम था कि चूँकि मेरे जिस्म में जोगन माया देवी की बू भी थोड़ी थोड़ी शामिल हो गई है, इसलिए वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। जब मैंने कमांडो खालिद को ये बात बताई तो वो और ज़्यादा हैरान हुआ। कहने लगा, क्या यहाँ औरतें बिन मानस से शादी भी करती हैं? मैंने हंस कर कहा, कमांडर, यहाँ सब कुछ होता है। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस खूनी जंगल के सारे इसरार मालूम हैं, जबकि तुम मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल नई बातें हैं। वो कहने लगा, भारत में हिंदू धर्म की हुकूमत है और ये धर्म अजीब अजीब किस्म की देवमालाई रसूमात का मलगूबा है।
खुदा ही बेहतर जानता है कि ये लोग किन किन चीज़ों की पूजा करते हैं और कैसी कैसी जिनसी बेराहरवी के शिकार हैं। बिन मानिस की आवाज़ें हमसे दूर जा चुकी थी। बिन मानिस की मौजूदगी इस बात की दलील थी कि हम आलोप नगर के खंडरों के करीब पहुंच गए हैं। मैं बड़े गौर से एक एक दरख्त और झाड़ियों को देख देख कर चल रहा था। मैंने कमांडो खालिद को भी ये कहकर अलर्ट कर दिया था कि हम टारगेट के करीब आ गए हैं। असला वगैरह का थैला अब इसने अपने कांधे पर डाल रखा था। मुझे वो चबूतरा नजर आ गया जिस पर सेंधिया की कुटिया थी। मैंने कमांडो खालिद को कुटिया दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे सेंधिया नाम की एक निरतकी का जिक्र किया था ना? हाँ, वो सामने इसकी कुटिया है। यूं समझ लो कि हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। क्या सेंधिया अपनी कुटिया में होगी? कहीं वो हमारी मुखबरी न कर दे। मैंने कमांडो खालिद के इस खदशे के इजहार पर कहा, सेंधिया खुद महादेव के खिलाफ है। इसने मेरी बीवी को इस जहन्नम से निकलवाने में मेरी बहुत मदद की थी। वो खुद भी इस जहन्नम से निकलना चाहती है। वो हमारी मुखबरी नहीं करेगी, बल्कि अगर मिल गई तो हमारी मदद ज़रूर करेगी। हम चबूतरे पर चढ़ गए। मैंने कमांडो खालिद के कान में कहा, अभी बोलना नहीं, और दबे पाँव कुटिया की तरफ बढ़ा। पिस्तौल मेरे हाथ में था। कुटिया के दरवाजे पर वही पुराना बोरिया लटक रहा था। मैंने आहिस्ता से बोरिया उठाया। कुटिया में अंधेरा था। मैंने आहिस्ता से सेंधिया को आवाज़ दी, कोई जवाब न आया। मैंने कमांडो को मुंह से हल्की सी सीटी बजाकर ऑल क्लियर का सिग्नल दिया। वो दौड़कर मेरे पास आ गया। हम कुटिया में दाखिल हो गए। मैंने माचिस जलाई। कुटिया खाली थी। सेंधिया का थोड़ा बहुत सामान पड़ा था और बिस्तर भी लगा हुआ था। कमांडो खालिद ने असले का थैला नीचे रख दिया। हम बैठ गए। मैंने मटके से पानी निकाल कर कमांडो खालिद को भी पिलाया और ख़ुद भी पिया। वो कहने लगा, हमारे लिए ये जगह बड़ी मुफीद रहेगी। हम यहाँ से अपने कमांडो ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे। मैंने ताक में रखा हुआ तेल का दिया रोशन कर दिया और कुटिया के आगे बोरिया इस तरह गिरा दिया कि दिए की रोशनी बाहर नहीं जा सकती थी। हमने थैला खोलकर सारे असले को एक बार फिर चेक किया। कमांडो मंजर खालिद ने अपनी घड़ी देखकर कहा, अभी रात के 12:15 ही बजे हैं। मैंने अपनी स्टीन गन साफ करते हुए कहा, 1 बजे के बाद यहाँ के नाग मंदिर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है। खालिद ने कहा, ताज्जुब की बात है कि अभी तक हमें यहाँ के सपेरों की पलटन का कोई फौजी गश्त करता नजर नहीं आया। मैंने इसे बताया कि इससे आगे आलोप नगर के खंडर और आश्रम की इमारतें शुरू हो जाती हैं। सपेरे फौजी इस तरफ रात को गश्त लगाते हैं। हमें यहाँ से आगे बहुत होशियार रहकर चलना होगा, क्योंकि किसी भी जगह पेट्रोल करते सपेरे फौजियों से मुठभेड़ हो सकती है। इनके पास स्टीन गन्नें होती हैं। मैंने स्टीन गन साफ करके अपने कंधे से लटकाई और असलहे के थैले को बंद कर दिया था कि झुंपड़ी के बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। हम जैसे बैठे थे वैसे के वैसे ही साकित हो गए। मैंने जल्दी से उठकर फूंक मारकर दिया बुझा दिया। आवाज़ करीब से आई थी। किसी ने किसी से कहा था, चलो सेंधिया के पास चलते हैं, वो अपनी कुटिया में है। दूसरे ने कहा, वो तो आश्रम में होगी। पहले आदमी की आवाज़ आई, कुटिया में दिया रोशन है, वो अंदर ही होगी। दूसरा बोला, दिया कहाँ जल रहा है? पहला बोला, मैंने अभी कुटिया में रोशनी देखी थी, चलो अंदर चल कर मालूम करते हैं। मैंने कमांडो खालिद को आहिस्ता से कहा, फ़ौरन निकल चलो, बाएं हाथ को झोंपड़ी के पीछे। कमांडो खालिद बिजली जैसी तेज़ी से उठकर झोंपड़ी से निकल गया। इसके साथ ही मैं भी झुककर चलता तेज़ी से बाहर निकल गया। खालिद बाएं जानिब गया था, मैं झोंपड़ी के दाएं जानिब हो गया। वहीं दीवार की ओट में औंधा लेट गया। स्टेन गन मैंने अपनी पुश्त पर टिका रखी थी और जैकेट की जेब में से कमांडो चाकू निकाल लिया था। मैं वहाँ स्टेन गन के फायर का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरी उकाबी आंखें अंधेरे में 2 आदमियों को कुटिया की तरफ आते देख रही थी। जब वो जरा करीब आए तो मैं इनकी वर्दियों से इन्हें पहचान गया। ये महादेव के सपेरे फौजी थे। इनकी स्टेन गन्नें इनके कांधों पर लटक रही थी। वो मेरे नज़दीक से होते हुए कुटिया में दाखिल हो गए। मैं बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ था। अंधेरे में वो मुझे देख नहीं सकते थे। मैंने कुछ सोचकर चाकू जेब में डाला और साइलेंसर वाला पिस्तौल सीधा कर लिया। अंदर से इनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी, अरे माचिस जलाओ। सेंधिया को भी उन्होंने 2-3 आवाज़ें दी। इनका ख्याल था कि शायद वो सो रही है। दूसरे ने कहा, दिया जलाओ, वो सामने ताक में है। कुटिया में रोशनी हो गई जो दरवाजे के बोरिए के नीचे से मुझे नजर आने लगी। एक ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। दूसरा बोला, कुटिया में दिया बुझे की धुएं की बू फैली हुई है, किसी ने दिया बुझाया था, कोई भूत होगा। चलो बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं पांडिचेरी के नाग मंदिर का कोई जासूस न हो। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, महादेव के नाग मंदिर की जनूबी हिंद के दूसरे नाग मंदिर वालों से दुश्मनी चलती रहती है और इन मंदिरों के बड़े पुजारी एक दूसरे की खूबसूरत देवदासियां अगवा कर लिया करते हैं और मंदिरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। दोनों बाहर आ गए। अब उन्होंने स्टेन गन्नें सीधी कर ली थी। वो 1-2 सेकंड झोंपड़ी के दरवाजे के पास खड़े रहे। फिर इनमें से एक आगे बढ़ा। दूसरे ने कहा, यहाँ दुश्मन का कोई जासूस छुपा हुआ है।
जो सपेरा फौजी मेरे करीब खड़ा था। इसके एक पाँव का बूट मेरे मुंह के बिल्कुल करीब था। मैं ज़रा खिसक कर परे होने लगा तो आहट पैदा हुई। इसने झुककर नीचे देखा, मैं इसे नजर आ गया। इसने स्टेन गन मेरी तरफ करते हुए कहा, बंसीराम ये रहा जासूस। इससे पहले कि इसकी स्टेन गन फायर होती, मैंने पिस्तौल की नाली ऊपर उठाते हुए फायर कर दिया। हल्की सी आवाज़ के साथ गोली इसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में लगी और वो वहीं दोहरा हो गया। मैं तड़प कर उठा और दूसरा फायर इसकी खोपड़ी के साथ पिस्तौल लगाकर कर दिया। वो गिर पड़ा। मुझे दूसरे की फिक्र थी। इस दौरान मैंने अंधेरे में देख लिया था कि कमांडो मंजर खालिद ने दूसरे आदमी की गर्दन पर वार किया है। दूसरा आदमी नीचे झुक गया था और कमांडो खालिद ने दूसरा वार कर दिया था। इसने कमांडो चाकू से इसकी गर्दन आगे और फिर पीछे से काट दी थी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि दोनों एक्शन बिजली की चमक जैसी तेजी से हुए थे और दोनों में से किसी को स्टेन गन फायर करने की मोहलत नहीं मिली थी, वरना अगर वहाँ स्टेन गन के ब्रेस्ट के धमाके हो जाते तो महादेव आश्रम के सारे सपेरे एकदम इस तरफ दौड़ पड़ते और हमारे मिशन की कामयाबी फिर बहुत मुश्किल थी। फिर हमें वहाँ से फरार होना पड़ता। दोनों सपेरे फौजियों की लाशें अंधेरे में सेंधिया की कुटिया के बाहर पड़ी थी। इनमें से एक अभी जिंदा था। ये वो फौजी था जिसकी गर्दन पर कमांडो खालिद ने 2 वार किए थे। इस वक्त मुझे पता चला कि कमांडो खालिद को चाकू से वार करने की बाकायदा ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। वो शदीद जख्मी था मगर जिंदा था। मैंने इसके सर को दोनों हाथों में लेकर एक झटके से एक तरफ घुमा दिया। इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। कमांडो खालिद अंधेरे में मेरे पास ही बैठ गया। इन लाशों को जंगल में फेंक देते हैं। मैंने कहा, इस तरफ महादेव के फौजी रात को गश्त पर होते हैं, फिर इन लाशों को क्या करें? कमांडो खालिद ने पूछा। मैंने कहा, इन्हें कुटिया में रख देते हैं। हमने दोनों लाशों को घसीट कर सेंधिया की कुटिया के अंदर डाल दिया और एमुनेशन का थैला कांधे पर रखकर अंधेरे में इस बाग की तरफ बढ़े जिसकी दूसरी जानिब महादेव का आश्रम और आलोप नगर के खंडरों की इमारतें शुरू हो जाती थी। मैंने कमांडो खालिद को अपने पीछे रखा हुआ था। ये वही रास्ता था जिस तरफ से जोगन माया देवी मुझे अंधेरी रात में लेकर महादेव के आश्रम वाले तालाब की तरफ ले गई थी, मगर अभी मुझे इस तरफ नहीं जाना था। मैं थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ गया। कुछ फासले पर दरख्तों में से नाग मंदिर और इसके अकब में महादेव के आश्रम की 2-3 बत्तियां झिलमिलाती नजर आने लगी। मैंने कमांडो खालिद से कह दिया था कि अब हम सिर्फ सरगोशियों में बात करेंगे। मैंने इसे रोशनियां दिखाई और कहा, हमें इस तरफ जाना है। आगे कच्चा रास्ता है जो आलोप नगर की खंडर इमारतों के दरमियान से गुजरकर नाग मंदिर तक जाता है। ये मंदिर कोई पूजा पाठ वाला आम मंदिर नहीं है। यहाँ सांपों को दुश्मनों के उतरे हुए कपड़े सुंघाकर इन पर मंत्र फूंक कर इन्हें इनके पीछे छोड़ा जाता है। ये सांप जहाँ वो आदमी होता है इसे जाकर डसकर हलाक कर देते हैं। ये खबासत, कत्ल गारतगिरी और अय्याशियों का अड्डा है। इसको तबाह करना भी हमारे मिशन में शामिल है। मैंने कमांडो खालिद को इशारा दे दिया कि हम टारगेट पर आ गए हैं। हम तेजी से झुककर दौड़ते हुए नाग मंदिर के अकब में आ गए। यहाँ हमने अंधेरे में झाड़ियों के दरमियान एमुनेशन के थैले में से 4 बारूदी सुरंगें निकाली और मंदिर के सामने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हम जमीन पर पेट के बल लेट कर रींग रहे थे। नाग मंदिर में ज्यादा रोशनियां नहीं थी। आधी रात के बाद मंदिर के अक्सर पीतल के दिए बुझा दिए जाते हैं। मंदिर के बड़े गेट के ऊपर एक बड़ा दिया रोशन था। हमने अपनी अपनी ट्रेनिंग पर अमल करते हुए 2-2 बारूदी सुरंगें मंदिर की सीढ़ियों के आगे जमीन में इस तरह दबा दी कि अगर मंदिर में मौजूद सपेरे फौजी बाहर निकले तो बारूदी सुरंगें फट कर इनके परखचे उड़ा दें। यह हमने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र दबाई थी। इस काम से फारिग होकर हम वापस मंदिर के पीछे आ गए और मंदिर की दीवार के साथ ज़मीन की मिट्टी बनाकर थोड़े थोड़े फासले पर 4 टाइम बम लगाकर इनके क्लॉक ऑन कर दिए। इन टाइम बमों के फटने का वक्फा 1 घंटा था। ये बम इस कदर ताकतवर थे कि 1 घंटे के बाद उन्हें फट कर मंदिर की दीवारों को बुनियादों से उखेड़ कर इसकी ईंटों और मलबे को हवा में उछाल देना था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।